वेलकम एवरीबॉडी। और इस वीडियो में रिएक्ट क्वेरी या फिर टैनस्टैक क्वेरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट क्वेरी का इनिशियल सेटअप किया था, साथ ही साथ हमने यूज़ क्वेरी हुक को इम्प्लीमेंट किया था और इसके बारे में समझा था। और उसके साथ साथ हमने दो फीचर्स देखे थे रिएक्ट क्वेरी के। लेट्स से नेटवर्क टैब क्लियर करता हूँ, मैं दूसरे टैब में चला गया और कुछ देर बाद मैं अपने वापस उसी टैब में आऊँगा और आप देखोगे कि एक नया रिक्वेस्ट भेजा गया है नेटवर्क टैब में, है ना। ये किसने भेजा? रिएक्ट क्वेरी ने भेजा है, ताकि रिएक्ट क्वेरी चाहता है कि आपको लेटेस्ट डेटा आपके यूआई पे दिखे, है ना। तो ये रिएक्ट क्वेरी करता है ताकि आपको मतलब आपका जो फ्रंट एंड और बैक एंड सिंक में रहे। दूसरी चीज़, अगर लेट्स से मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं न्यू नोट्स, फाइंड नोट्स और वापस नोट्स पे आता हूँ, तो भी आप देख सकते हो कि मुझे अपना नोट्स दिख रहा है। इवन दो यहाँ पे मेरा नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो रहा है, फिर भी मुझे अपना डेटा दिख रहा है। इसका मतलब रिएक्ट क्वेरी हमारा डेटा को कैश भी करता है, और ये कैश सिर्फ डेटा को करता है। इसका मतलब क्या? मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, इमेज को कैश नहीं करता। इमेज लेट्स से मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक यूआरएल उठा लेता हूँ इमेज के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, app.js, API के अंदर app.js, ये मेरा राउट्स है, नोट्स, ठीक है। मैं सिर्फ इसका जो नोट्स मुझे मिल रहा है उसका सिर्फ 0th इंडेक्स पे इमेज टैग ऐड करता हूँ, उसका वैल्यू ये रहेगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ अपने सर्वर को, ठीक है। इंडेक्स नोट्स डॉट जेएस में मैं जाऊँगा, आप देख सकते हो कि मेरा नोट सेक्शन हर एक डेटा के लिए यानी नोट्स के लिए रेंडर हो रहा है। तो मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे मैं पी टैग के नीचे इमेज टैग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा डायनेमिक दिखाऊंगा नोट डॉट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है कि मैं सिर्फ app.js में 0th इंडेक्स पे पास कर रहा हूँ, तो बाकी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे इफ चेक लगाना पड़ेगा। सो मैं सीधा इस सिंटेक्स को यूज़ करूँगा। अगर नोट डॉट इमेज है तो ही मेरा इमेज डॉट src का टैग आगे जाएगा, राइट, यानी रेंडर होगा। अल टैग में मैं माई इमेज दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, अनब्लॉक कर दिया, रिफ़्रेश, और इसको विथ में रैंडमली दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, 100 देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, राइट। इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी दिखे, 200 काफ़ी है, ठीक है। ये इमेज दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑल में चला जाता हूँ ताकि मुझे सारे टाइप के रिक्वेस्ट दिखेंगे, ठीक है, और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट दिखेगी इमेज के लिए, और यही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे। अब लेट्स से कि मैंने क्या बताया कि रिएक्ट क्वेरी जो है इसको कैश नहीं करता, ये ब्राउज़र का काम है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं नेटवर्क को स्लो 3G करता हूँ। मैं नोट्स पे गया, फाइंड नोट्स पे, न्यू नोट्स पे, और मैं नोट्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा स्लो 3G है, तो डेटा मुझे कैशे से दिख गई, रिएक्ट क्वेरी जो मेंटेन कर रहा है, लेकिन मुझे इमेज नहीं दिखा तुरंत। क्यों? क्योंकि इमेज कैशिंग ये सब कौन करता है? ये ब्राउज़र का काम है, ठीक है। ये रिसोर्स में आता है ना। और जो भी आप इस तरह के टैग से लोड कर रहे हो चीज़ों को, ये ब्राउज़र का काम है उसको लेके आना, इसमें रिएक्ट क्वेरी का स्कोप नहीं है। सो यही चीज़ दिखाने के लिए मुझे ये थोड़ा करना पड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ ही रिएक्ट क्वेरी का लेना देना है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं इसको वापस हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए मैंने किया था। इसको रीसेट करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। app.js से मुझे ये नहीं करना, ठीक है। notes.js में मैं ये हटा देता हूँ, node.js में, और मैं अपना बैकएंड स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ये वापस सही हो गया, ठीक है। रिफ़्रेश कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें। लेट्स से मैं न्यू नोट से नोट पे आ रहा हूँ, तो भी आप देख रहे हो API कॉल हो रही है, राइट। मैं फाइंड नोट्स पे आ रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये डेटा जो दिख रहा है मुझे कैशे से दिख रहा है। बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट भेज रहा है ताकि आपको लेटेस्ट डेटा मिलता रहे, ठीक है। तो इस बिहेवियर को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे? हम इसके लिए क्या करेंगे, notes.js में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ क्वेरी में दो चीज़ पास कर रहे हैं, क्वेरी की, क्वेरी FN, ये जो प्रॉपर्टी है यानी की है, इसके ऊपर जो वैल्यू पास कर रहे हो आप, ये एरे है। इस एरे के अंदर आप स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट या नेस्टेड एरे भी रख सकते हैं। क्वेरी की में आप जो पास करते हो वो रिएक्ट क्वेरी यूज़ करता है ताकि आपका यूज़ क्वेरी जो भी डेटा ला के देगा उसको इसके साथ रिलेट कर पाए, राइट। इसके साथ
एसोसिएट कर पाए और उसको कैशे में रखे, ताकि अगली बार जब फिर से यूज़ क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे और ये क्या करेगा, क्वेरी की चेक करेगा, अगर क्वेरी की सेम है और उसके पास ऑलरेडी है कैशे में डेटा, तो वो उस डेटा को आपको दे देगा जो कि यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसके बाद क्वेरी एफ एन में आपको बताना पड़ता है कि भाई डेटा कैसे लेके आओगे, ये आपको बताना पड़ेगा, लाके ये देगा, मतलब आपको रास्ता बताना है। उसके बाद जब इसको बता देते हो तो ये डेटा लेके आता है आपके रास्ते को फॉलो करके, और उस डेटा को फिर ये मैनेज करता है। तो आप देख सकते हो कि इसका पूरा स्टेटस है ना। तो ये चीज़ हमने जाना था। इसके बाद इसके और भी बिहेवियर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं न्यू नोट्स पे जा रहा हूँ और मैं नोट्स पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। मैं जितने बार जा रहा हूँ आप देख सकते हो ये एपीआई कॉल हो रही है बार बार, राइट, ताकि ये बिहाइंड द सीन्स स्मूथली आपके डेटा को रिप्लेस कर रहा है ताकि आपको लेटेस्ट डेटा मिले। लेकिन ये बार बार एपीआई जो कॉल हो रही है, ये जो डेटा दिख रहा है, राइट, पहली बार तुरंत, ये उससे रिलेटेड नहीं है। डेटा आपको हमेशा कैसे से दिख रहा है, ओके, और बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड में ये आपका डेटा सिंक हो जा रहा है, ठीक है, यूआई के साथ। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टेल टाइम पास करोगे। स्टेल टाइम मतलब कि वो टाइम जिसके बाद आपका इस डेटा को जो आपके कैशे में रखा हुआ है, ठीक है, वो बेकार माना जाएगा या फिर बासी माना जाएगा। स्टेल मतलब बासी होता है, राइट, मतलब अब आउटडेट हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, मतलब क्या, आपका जो डेटा है हमेशा बासी रहेगा। इसका मतलब बार बार रिफ्रेश करेगा, ये जो अभी हो रहा है ना, ये, ठीक है। तो लेट्स से आप इसको इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिली सेकेंड में देते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेकेंड्स में या आवर्स में, ठीक है। तो लेट्स से 1000, ठीक है, मिली सेकेंड इंटू मैं 10 करता हूँ, ओके। सो कितना हुआ, 10 सेकेंड्स। लेट्स से मैं 5 करता हूँ, 5 सेकेंड्स, ठीक है। स्टेल टाइम, अभी ये स्टेल टाइम 5 सेकेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 सेकेंड, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये बता रहा है कि आपका जो डेटा कैशे में है वो 5 सेकेंड के बाद बासी हो जाएगा, ठीक है, आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। लेकिन इस 5 सेकेंड के अंदर आप जितने बार भी इस कॉम्पोनेंट पे आएंगे, कॉम्पोनेंट तो रेंडर होगा ही होगा, लेकिन यूज़ क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है कि आपका डेटा 5 सेकेंड तक मतलब फ्रेश रहेगा, राइट। तो ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस पर आया, देखिए कोई एपीआई कॉल नहीं हो रहा है ना। लेकिन जैसे 5 सेकेंड पूरा हो जाएगा, आप ये देखो कॉल हो गया, क्योंकि मतलब अब आपका डेटा आउटडेटेड हो गया, अब रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो ये होता है स्टेल टाइम, ठीक है। तो स्टेल टाइम मतलब आपको हेल्प करता है, राइट, कि यहाँ पे आपने मल्टीपल जो एपीआई बार बार कॉल हो रही थी आपने उसको कम कर दिया, तो काइंड ऑफ आपने सर्वर पर लोड कम कर दिया, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, आपने कन्फिगर कर दिया। तो नो मैटर आप कितने बार भी उस कॉम्पोनेंट पे जाए, लेकिन एक बार जब वो टाइम पूरा होगा, ठीक है, ये जो आपने स्टेल टाइम पास किया, उसके बाद ही वो एपीआई कॉल करेगा, ठीक है। ये देखिए फिर से जैसे 5 सेकेंड होगा, ये देखिए कॉल कर लिया। उसके बाद आता है यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर टाइम, जीसी टाइम। जीसी टाइम भी सेम आप कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट होता है और आप इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं 1000 इंटू 20 दूँ, यानी कि 20 सेकेंड बाद मेरा जो डेटा है इस की रिगार्डिंग वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा और फिर से एक ब्रांड न्यू रिक्वेस्ट भेजा जाएगा और फिर उसका जो डेटा है उसको एज अ कैश सेव किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो कैशे है वो अपडेट होगा, ठीक है। तो ये कैशे अपडेट के लिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखेगा। 1 सेकेंड बाद ही मेरा जो कैशे है वो क्लियर हो जाएगा और फिर से एक नया रिक्वेस्ट आएगा। तो लेट्स से मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे स्लो 3G करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे ना, जब भी लेट्स से मेरा कैशे क्लियर होगा तो आपको यहाँ पे लोडिंग स्टेट दिखेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो मैंने जीसी टाइम दिया है 1 सेकेंड, इसके बाद एवरी 1 सेकेंड बाद मेरा कैशे क्लियर हो जाना चाहिए, यानी अपडेट हो जाना चाहिए। तो मेरा कैश क्लियर हुआ, उसके बाद नई एपीआई के लिए रिक्वेस्ट गई और फिर मेरा कैश अपडेट हो गया और मुझे यहाँ डेटा भी दिख रहा है। तो ये था जीसी टाइम। तो सिंपली इसका मतलब आपको कितनी देर तक आपका कैश में डेटा रखना है, ठीक है। तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते। अभी और कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज़ क्वेरी को, फाइंड नोट्स में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, फाइंड नोट्स मेरा कहाँ गया, ये फाइंड नोट्स है और यहाँ पे मैं
लोकल स्टेट मैनेजमेंट कर रहा हूँ और वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे अब यूज़ क्वेरी के होते हुए नहीं करना चाहिए, राइट। सो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे लोकल स्टेट है मेरा, जहाँ पे सर्च मैंने क्या किया, लोडिंग स्टेट, सर्च रिजल्ट और एरर, राइट, उसको ट्रैक कर रहा हूँ स्टेट के थ्रू। और मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पर मैंने एपीआई को डिबाउंस करना चाहा, ताकि यहाँ पे आप जब भी एक एक वर्ड कॉल करोगे ना तो एपीआई कॉल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र जब टाइप कर ले रहा है तो मैं 500 मिली सेकेंड यानी सेकेंड का हाफ तक रुक रहा हूँ, उसके बाद मैं एपीआई को ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ उसके लिए, तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने यूजिंग सेट टाइम आउट किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए यूज़ क्वेरी यूज़ करना चाहूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ सबसे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, टैनस्टैक क्वेरी, और समथिंग मेरा क्या रहेगा, यूज़ क्वेरी, ठीक है। यूज़ क्वेरीज नहीं, यूज़ क्वेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ क्वेरी को यूज़ करूँगा। सो यूज़ क्वेरी, ठीक है, कॉल किया इस हुक को और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर भी मुझे वो सारी चीज़ें पास करनी है जैसा हमने notes.js में किया था, क्वेरी की, क्वेरी फंक्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वो दोनों चीज़ पास करूँगा। सो एक तो क्वेरी की है, ठीक है, दूसरा क्वेरी फंक्शन। अब मेरा क्वेरी फंक्शन क्या रहेगा, जाहिर सी बात, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा डेटा राइट लाने वाला कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, इस चीज़ को। और मैं यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में जैसा हमने किया था http.js के अंदर एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे असिंक फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे सर्च नोट्स ये नाम दे रहा हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे असिंक दिया, ठीक है। अब ये डेटा को मैं रिटर्न कर दूँगा यहाँ से ही, ओके। और ये जो मेरा सर्च टर्म है, सर्च टर्म कहाँ से आएगा, मुझे यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा, सर्च नोट्स नहीं, सर्च टर्म। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने एरर थ्रो कर रहे हैं, इन केस ऑफ एरर हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, वरना यूज़ क्वेरी को पता नहीं चलेगा एरर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक तो है कि आप इस कोड को यहाँ रिपीट कर दो, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक कॉमन बना लो। हमें क्या करेंगे, एक हैंडल रिस्पॉन्स नाम से फंक्शन बना लेते हैं, कॉमन फंक्शन जो कि रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा, ठीक है, यानी कि एरर प्लस ये सारा चीज़। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ हैंडल रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें असिंक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यहीं पे यूज़ करूँगा। सो ये हैंडल रिस्पॉन्स को बस रिस्पॉन्स चाहिए, अगर एरर आए तो एरर थ्रो करेगा, नहीं तो नॉर्मल रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा जो वैलिड है या पॉजिटिव या हैप्पी फ्लो है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीधा मैं इस कोड को हटा दिया, रिटर्न अब हैंडल रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स पास कर दूंगा। अब ये रिस्पॉन्स क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, राइट। तो मुझे इसके आगे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये ओवरऑल मेरा फेच नोट्स क्या प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर प्रॉमिस हैंडल कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी मैं सेम करूँगा। अब मैं यहाँ पे ये ना करके रिटर्न करूँगा अवेट हैंडल रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स पास कर दूंगा। सो मेरा यहाँ पे कॉमन फंक्शन बन गया है ना। अगर एरर है तो एरर, नहीं तो नॉर्मल रिस्पॉन्स, मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, बहुत सिंपल सा है। अब मेरा सर्च नोट्स रेडी है, अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ सीधा ऑटो इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो क्वेरी FN है इस की पे मैं अगर टाइप करूँ सर्च, सॉरी फंक्शन का नाम है ना सर्च नोट्स, तो ये देखिए यूटिलिटी से ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, है ना। ये HTTP की फाइल के अंदर से आ गया। अब हमें क्वेरी की पास करनी है। सो क्वेरी की में आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेट्स से मैं नोट्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये। तो
तो इसका मतलब क्या कि यूज़ क्वेरी राइट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये किसके रिगार्डिंग कैश ले आएगा, जो मेरे दूसरे कंपोनेंट में यूज़ क्वेरी रन हो रहा है और उसका रिस्पॉन्स जो कैश है उसके रिगार्डिंग मुझे डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए राइट, क्योंकि अगर आप सेम की यूज़ कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई इस की के रिलेटेड जो कैशे में डेटा है मुझे दे दो, बट मुझे वो नहीं चाहिए। आप यहाँ पे सर्च नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सर्च नोट्स है, ये नोट्स जो पास कर रहे हो ये दोनों मिल के एक क्वेरी की बनेगा, कंबाइन होके जो भी आप एरे में पास कर रहे हो। लेकिन हमारा कंपोनेंट थोड़ा अलग वे से है। अगर आप फाइल नोट्स पे जाओगे तो आप यहाँ पे जो सर्च करोगे राइट, जैसे एंगुलर, रिएक्ट या कुछ भी, एनी नोट्स, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे तो सिंपल पता है कि लिस्ट ऑफ नोट्स उसको कैशे में रखना है, लेकिन यहाँ पे किसको कैशे में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल तरह के नोट्स आएंगे राइट। आप जो सर्च करोगे उससे रिलेटेड डेटा आएंगे, तो आपके पास कोई चीज़ नहीं राइट कि मतलब कि इसी को कैश करना है, क्योंकि जब आप इस पे आओगे तो आपको डेटा तो चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, जब आप टाइप करो, जैसे मैं एंगुलर टाइप कर रहा हूँ तो उसके रिलेटेड डेटा चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकते हैं कि अगली बार जब भी मैं एंगुलर टाइप करो तो ये एपीआई कॉल ना करे, है ना, ये कैशे से डेटा उठाए। अगर मैं देखूँ, मैं अगर रिएक्ट टाइप करता हूँ तो देखो एपीआई कॉल हुआ, अगर मैं एंगुलर करूँ तो भी एपीआई कॉल हुआ, है ना। तो मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं सर्च कर रहा हूँ राइट, यहाँ पे जो मैं क्वेरी पे भेज रहा हूँ, मैं अपने सर्च टर्म को एज अ की रखूँगा ताकि मेरा जो रिएक्ट क्वेरी है इस वर्ड के साथ कैशिंग करे, मतलब इस की के साथ। तो अगली बार जब भी मैं एंगुलर करूँगा तो उसको पता है कि अच्छा ये जो क्वेरी की मैंने दिया है वो तो ऑलरेडी है उसके पास, उससे रिलेटेड कैश में डेटा है, तो अगली बार वहाँ से दिखाएगा। तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे डायनेमिक क्वेरी की बना रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सीधा वो सर्च टर्म, यानी जो सर्च कर रहे हो ना, ये सर्च टर्म यहाँ सीधा पास कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। मतलब आप जितना यूनिक बना सको, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब कि मैं इससे रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इससे रिलेटेड अब डेटा एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। आप जितना की पास करोगे उतना आपका क्वेरी की यूनिक बनेगा, है ना, उतना की। तो ये नोट्स के साथ साथ ये इंक्लूड हो जाएगा। अगर सिर्फ नोट्स रहता तो मैं दूसरे कंपोनेंट का यूज़ क्वेरी का की बात कर रहा हूँ राइट, इसका बात कर रहा हूँ राइट, लेकिन मैं इसके साथ और कुछ इंक्लूड कर दूँ तो अब ये सेम नहीं रहा, ठीक है। तो ये दोनों मिल के की बनेगा, ओके। और अब इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप सर्च टर्म पास कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो और यहाँ पे बता सकते हो कि स्पेसिफिक कि आपका जो की है किसकी रिगार्डिंग है, ठीक है। तो देखने वालों को भी पता चलेगा राइट कि भाई ये क्वेरी की किसकी रिगार्डिंग है। तो मैं यहाँ पे सर्च टर्म ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो सिंपल कुछ भी नाम रख सकते हो इस की का, ठीक है। मैं सर्च रख लिया, लेकिन मैं सर्च टर्म, अब दोनों सेम है तो मैं सिर्फ ऐसे भी रख सकता हूँ सर्च टर्म। तो ये मेरा टोटल है, ये आपको रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे बस पता भी चल रहा है कि हाँ आपका क्वेरी की किसकी रिगार्डिंग है, देख के भी समझ में आता है। और ये जावास्क्रिप्ट का नया सिंटेक्स है, की और वैल्यू यहाँ पे जो दोनों तरफ का जो आइडेंटिफायर नेम है वो सेम है, इसलिए मैं सीधा ये यूज़ कर सकता हूँ, ओके। अब ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा। तो पहला चीज़ जो मुझे प्रोवाइड करेगा वो है डेटा, ठीक है। उसके बाद इज़ लोडिंग, उसके बाद इज़ एरर, उसके बाद अगर कोई एरर है तो, ओके। अब ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरा स्टेट है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे इसके रिगार्डिंग नहीं चाहिए, हाँ सर्च टर्म चाहिए, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आपको डेटा रखना पड़ेगा ना कि आपने यहाँ पे क्या टाइप किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन चेंज यूज़ कर रहे हो, तो ऑन चेंज के थ्रू आप जो भी हैंडलर है आपका सर्च हैंडलर, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा सेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो चाहिए। और कहीं कहीं आपको यूज़ रेफ का भी दिख जाता कि कहीं कहीं लोग ऑन चेंज नहीं यूज़ करते, सीधा यूज़ रेफ करते और फॉर्म सबमिट करते हैं कुछ ऐसा, और डेटा यहाँ पे ले लेते हैं राइट। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूज़ रेफ से कनेक्टेड है, तो जब भी फॉर्म सबमिट करोगे इसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर हम यूज़ क्वेरी के साथ यूज़ करेंगे तो थोड़ा ड्रॉबैक है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसलिए मैं साइड में इसको रखा हूँ। मैं फाइन नोट्स पे वापस आता हूँ, मैं नोट्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना क्वेरी फंक्शन पे सर्च नोट्स असाइन कर रहा हूँ, और सर्च नोट्स एक फंक्शन है जो कि सर्च टर्म मांग रहा है। सर्च टर्म मेरा यहाँ पे, अब मैं इसको कैसे प्रोवाइड करूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, इस चीज़ को मैं अब कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे इस कोई काम करनी है, क्योंकि मैं यूज़ क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इसको हटा, इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको ऐसे श्रिंक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा कुछ नहीं दिखे। तो अब सर्च नोड को मुझे पास करना पड़ेगा पैरम राइट, ताकि ये
डेटा लेके आए, है ना, उस की के बेसिस पे, सर्च टर्म के बेसिस पे। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ सर्च टर्म, तो क्या होगा, तुरंत ये सर्च नोड्स कॉल हो जाएगा, जो कि इसको नहीं चाहिए। क्वेरी FN क्या बोलता है कि मुझे फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड करो, ठीक है, फंक्शन कॉल करके मत बताओ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक अनोनिमस फंक्शन में, और फिर ये क्या बन गया, फंक्शन का डेफिनेशन। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा जब तक इसको कोई कॉल करने वाला नहीं होगा, और इस केस में क्वेरी FN इसको कॉल करेगा, क्योंकि एट द एंड ये फंक्शन डेफिनेशन है ना ये। तो ये हो गया। अब सर्च टर्म को यहाँ पे डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। आप कंसोल लॉग करके भी देख सकते हैं। तो लेट्स से मैं सर्च टर्म, ठीक है, करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइन, ओके। तो अभी इसको देखने से पहले हमें और भी नीचे चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमने स्टेट्स हटा दिए जो लोकल थे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा डेटा इज़ लोडिंग है, ठीक है। तो अब मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इसका बहुत सारे तरीका है, चाहे तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेट कंटेंट, ठीक है, CONTENT, लेट कंटेंट करूँगा, ओके। और लेट कंटेंट में मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ टाइप एनीथिंग टू सर्च नोट्स, ऐसे लिख दिया। ये डिफ़ॉल्ट मेरा मैसेज रहेगा, मतलब कंटेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर लेट्स से इफ़ मेरा जो API का स्टेट इज़ लोडिंग है, ठीक है, इज़ लोडिंग अगर ट्रू है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे लोडिंग का स्टेटस दिखाना है। तो मैं कौन सा ब्लॉक यूज़ करूँगा, यहाँ पर मेरा ये जो लोडिंग का ब्लॉक है ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटेंट इक्वल टू ये असाइन कर दिया, ओके। इफ़ एरर है, क्योंकि हो सकता है API डेटा लेके नहीं आया किसी कारण से और एरर आया, तो कंटेंट इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, ये एरर ब्लॉक रहेगा, ठीक है। और मैं इस एरर के अंदर एरर डॉट मैसेज कर सकता हूँ। इसका रीज़न क्यों है, क्या है कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, है ना, इस एरर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देख सकते हो HTTP.js के अंदर मैं मैसेज सेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब लेट्स से दोनों नहीं है, तो मेरा डेटा आएगा। सो अगर डेटा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा दिखे, यानी कि मेरा डेटा ये है, राइट, ये। तो मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख भी सकता हूँ, नहीं तो मैं कट ही कर लेता हूँ। सो ओहो, कंटेंट इक्वल टू मैंने ये असाइन कर दिया। अब सर्च रिजल्ट नहीं, मेरा डेटा है, ठीक है, ये, और मैं मैप कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली JSX के बीच में अगर आपको लिखना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ता है, राइट, क्योंकि डायनेमिक। यहाँ पे मैं तो कंटेंट में असाइन कर रहा हूँ, और ये रिटर्न से ऊपर पूरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, राइट। सो इसलिए मैं ये जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, आपको पता ही चीज़। और मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो है, यहाँ पे मैं, अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो मैं ऐसे एम्प्टी एरे भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एरे मिलने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एरे से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और अगर डेटा देता है तो जो भी यूज़ क्वेरी डेटा देगा, यहाँ डेटा असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको हटा सकता हूँ, है ना। तो इसके अंदर जो भी मैंने इतना लिखा था, मैं हटा के सिंप्लीफाई कर दिया, और मैं इसके अंदर सिर्फ कंटेंट रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, सर्च नोट्स दिख रहा है। अब मैं अगर एंगुलर टाइप करूँगा, ओके, मैंने रिफ्रेश कर लिया, सो 3G को हटा देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के लिए बताया था। अब मैं यहाँ पे सर्च नोट्स में क्वेरी पैरम्स इज़ मिसिंग आ रहा है, क्वेरी नहीं जा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम देखते हैं। अगर मैं एंगुलर टाइप करूँ तो ये देखिए, राइट। अगर मैं React.js टाइप करूँ तो React.js का आ रहा है ना। इसका मतलब मेरा यूज़ क्वेरी काम कर रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कंसोल पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये दिख रहा है ना। और ये एक्सपेक्टेड भी है, राइट। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हो, राइट, ये अपना इनपुट कहाँ गया, ये, तो यहाँ पर हैंडल सर्च के अंदर आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो उस वैल्यू के साथ, और जब भी स्टेट अपडेट होगा तो आपका फाइंड नोट री रेंडर होगा। फाइंड नोट अगर री रेंडर होगा तो आपका सर्च
आपका यूज़ क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे आप उस सर्च नोड को पास कर रहे हो, है ना, सर्च टर्म्स को यहाँ पे, है ना, सर्च नोड्स के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ ऐसा दिख रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हो, हर एक की स्ट्रोक के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ जावा स्क्रिप्ट, तो आप देख रहे हो हर चीज़, और ये हर चीज़ के लिए इतने बार रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स करें, आपको यहाँ पे दिखेगा कि यूज़ इफेक्ट के अंदर जो मैं पहले कर रहा था ये वही चीज़ है। मैं डिबॉन्स द एपीआई कॉल, मतलब मैं यहाँ पर जब तक यूज़र टाइप ना कर ले तब तक मैं एपीआई ट्रिगर नहीं कर रहा था, यानी काइंड ऑफ मैं डिबॉन्स फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा था और यूज़ इफेक्ट था यहाँ पे और मैं इसके अंदर फेच कर रहा था, तो काफ़ी मतलब एक इस तरह कवर हो गया। लेकिन अब मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहा, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ क्वेरी। तो मैं जितनी बार टाइप करूँगा उतनी बार कंपोनेंट रेंडर होगा और उतनी बार ये मेरा यूज़ क्वेरी रन होगा, राइट। और यहाँ पे मैंने जस्ट रेफ़र किया था पहले कि अगर इनपुट रेफ यूज़ कर रहे होते तो क्या होता, है ना। तो लेट्स से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इसको भी देख लेते, तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ समझ लेते हैं कि आपको और किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल सा चेंज कर रहा हूँ, मैं फिर से रिवर्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं फॉर्म ऐड कर दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म ऑन सबमिट, ये चीज़ मैं ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इनपुट को इसके अंदर मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है ताकि आप थोड़ा और डिफरेंस समझ पाए कि यहाँ पे स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, अगर हम यूज़ रेफ करते तो क्या होता, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये इनपुट रेफ यूज़ करूँगा मैं अब यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ रेफ को, ओके। और मैं यहाँ पे जो मेरा सबमिट हैंडल सबमिट है इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ, ठीक है, हैंडल सबमिट। सो मैं फॉर्म के अंदर मैंने अब चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पे ऑन चेंज नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं सुन रहा। मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा, सिंपली जो मेरा रेफ है उसको यूज़ कर रहा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बटन चाहिए, राइट, जिसको यूज़ करके मैं सबमिट करूँगा। सो बटन टाइप ये, अभी के लिए मैं रफली ऐसे कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरा ये सर्च नोट्स है, अभी के लिए यूआई पे ध्यान मत दीजिए, और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा इसको, तो आप देखो ये चीज़ें दिख रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता, मेरे को यहाँ डेटा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे सेव करना पड़ता, राइट। तो लेट्स से मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं सर्च नोट्स पे जो पैरामीटर पास करूँगा सर्च टर्म, अब ये सर्च टर्म मेरा क्या रहेगा, सर्च टर्म रहेगा मेरा इनपुट रेफ डॉट करेंट वैल्यू, राइट, इनपुट करेंट डॉट वैल्यू, यही रहता, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे देखता, ठीक है। अभी देखिए, मैं अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ और मैं सबमिट करूँ तो क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। सो मैं क्लियर करता हूँ, मैंने एंगुलर टाइप किया और सबमिट किया, ठीक है, बट कोई एपीआई कॉल नहीं हुई, है ना। मैं कितने बार भी क्लिक करूँ, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो यूज़ रेफ है, राइट, ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं करता, यानी कि एक बार जब कंपोनेंट रेंडर हो गया उसके बाद ये री रेंडर नहीं करता, इवन तो इनपुट रेफ की वैल्यू चेंज होगी तो नहीं रेंडर करेगा री रेंडर, इसीलिए हमारा यूज़ क्वेरी कॉल नहीं हुआ। तो अगर आप यूज़ रेफ यूज़ कर रहे होते तो आप इस तरह के प्रॉब्लम में आ सकते थे। हमने पहले से स्टेट यूज़ किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑलरेडी मैं स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट सर्च टर्म, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करूँगा, कहाँ पे यूज़ करूँगा, मेरा जो सबमिट के लिए रहेगा ना ये यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मैं स्टेट में रख लूँगा इस डेटा को, और फिर मैं यही स्टेट जब चेंज होगा तो मेरा सर्च टर्म में डेटा आएगा, राइट, वो भी चेंज हो जाएगा, और ये डेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यानी कि मैंने क्या किया, फॉर्म सबमिट करने के बाद मैंने जो भी रेफ से डेटा ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर मैं स्टेट में सेव कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं इस स्टेट को यूज़ कर रहा हूँ, है ना। आप सर्च टर्म देख सकते हो यहाँ पे सर्च नोड में पास करने के लिए। तो इससे क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो अब मैं अगर एंगुलर टाइप करूँ और मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिए, राइट। अगर मैं रिएक्ट करूँ सबमिट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम कंपोनेंट री रेंडर कर रहे हैं। तो अगर आप रेफ यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह फिक्स करते, ठीक है। तो मैं इसका जो रेफरेंस है यहाँ पे सेव कर रख देता हूँ ताकि आप गो थ्रू कर पाए। तो मैं फेच नोट
फाइंड नोट विथ रेफ कर देता हूँ डॉट जेस डॉट टी एक्स टी कर देता हूँ, और मैं इस कोड को यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और मैं अपने कोड को रिवर्ट कर देता हूँ जो मेरा पहले था। तो ये मैंने रेफ को इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता चले कि यूज़ रेफ में अगर करते तो कैसे होता। तो हम वापस अपने कोड में वापस आ गए और हमारा अभी वापस हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने रिवर्ट कर दिया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि पहला प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉल होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि यूज़ क्वेरी पहले से हिट हो जाए, क्योंकि अब तक आपने टाइप भी नहीं किया, तो इसीलिए ये क्या करता है, इसलिए यहाँ क्वेरी ब्लैंक जाती है, राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ क्वेरी को कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि उसको दिखाने के लिए मैं रखा था साइड में। अब मैं यहाँ पे क्या एनेबल्ड ये यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा सर्च टर्म का लेंथ 0 से ऊपर है तो ही एनेबल्ड करो, तो ट्रू आएगा। अगर सर्च टर्म ब्लैंक है तो फॉल्स आएगा। अल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स से मैं कंसोल पे गया, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पता है तो। वेर एक्स इक्वल टू, मैंने अगर ब्लैंक रखा है तो अगर मैं डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करूँगा इन फ्रंट ऑफ एक्स तो क्या बताएगा, फॉल्स। मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरा एक्स में डेटा है कि नहीं है, राइट। सो फॉल्स। लेट्स से अगर मैं एक्स में डेटा रख देता हूँ, यस, और मैं फिर से चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। तो काइंड ऑफ मैं बोल रहा हूँ डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करके कि क्या मेरा एक्स में डेटा है, तो ट्रू, ठीक है। तो एक यूज़ करोगे तो क्या उसका अपोजिट बताएगा, फिर और एक तो उसका अपोजिट। तो अगर लेट्स से डेटा एक्स में है अभी, राइट, और मैं अगर अब एक्स यूज़ करूँगा तो क्या बोलेगा, क्या मेरे एक्स में डेटा नहीं है, राइट। इसका मतलब ये हुआ तो फॉल्स, क्योंकि डेटा तो है। क्या मेरे एक्स में डेटा है, ट्रू। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ कि क्या मेरे एक्स में, एक्स नहीं, यहाँ पे सर्च टर्म में डेटा है, राइट। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि एनेबल्ड मेरा फॉल्स रहेगा शुरू में, तो मेरा कोई एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। मैं कितनी बार रिफ़्रेश करूँ, और जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करूँगा उतने बार एपीआई कॉल हो जाएगी। अब उतने बार क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक की स्ट्रोक पे आपका स्टेट अपडेट हो रहा है ना, ये चीज़। और जितने बार आपका स्टेट अपडेट होगा उतने बार यूज स्टेट जो है कंपोनेंट रेंडर करेगा, राइट। और री रेंडर होगा तो आपका यूज़ क्वेरी उतने बार कॉल हो रहा है, इसीलिए आपको इतने बार एपीआई कॉल होते हुए दिख रहा है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैंने यूज़ इफेक्ट में फिक्स किया था, अब ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सेम जो है मेरा पैटर्न मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम हुक बनाऊँगा, ठीक है। और कस्टम हुक की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस जो डिबाउंस वाला मेरा पैटर्न है इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और लेट्स से अगर आपको ये नहीं करना तो आप थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर सकते हो, लोड डैश, राइट। आपको इंस्टॉल करना है लोड डैश, और फिर आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो डिबाउंस फ्रॉम लोड डैश, और फिर उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम क्योंकि रिएक्ट में है तो कस्टम हुक बना सकते। सो मैं यहाँ पे कस्टम हुक बनाऊँगा यूज़ डिबाउंस डॉट जेएस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन यूज़ डिबाउंस, ठीक है, ये फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं वैल्यू भेजूँगा और डिले भेजूँगा, ठीक है। डिले हमारा मिली सेकेंड में रहेगा और वैल्यू जो भी हम वहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस डिले से मैं बस क्या करने वाला हूँ कि उतने देर, अगर उस देर तक, अगर इतने डिले तक कोई वैल्यू नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा कि यूज़र ने टाइपिंग करना फिनिश कर लिया और मैं उस वैल्यू को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा यूज स्टेट, सो इम्पोर्ट करूँगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। एक तो चाहिए मुझे यूज स्टेट चाहिए और दूसरा यूज़ इफेक्ट चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज स्टेट यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं इनिशियल मेरा वैल्यू ब्लैंक रहेगा, और ये कॉन्स्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से आप देख सकते हो, मतलब कुछ भी आप डिबाउंस्ड, चलो यही लिख देते हैं, टर्म, ठीक है, सेट डिबाउंस टर्म, ठीक है। ये सजेशन नहीं आएगा, DEBOUNC टर्म, ठीक है। तो ये मेरा जो टर्म रहेगा ना,
ये या फिर आप लिख सकते हो फाइनल टर्म, ठीक है, सेट फाइनल टर्म या फाइनल वैल्यू, कुछ भी दे सकते हो। सो फाइनल वैल्यू यहाँ पे सेट फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू क्या रहेगा जो मैं यूज़ करूँगा एपीआई के लिए, ठीक है, मतलब आगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है दो चीज़ रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डिपेंडेंसी वैल्यू रहेगी और डिले रहेगा, ठीक है। ये दोनों पे लाइक डिपेंडेंट है, राइट। जब वैल्यू चेंज हो या डिले अब चेंज करो तो यूज़ इफेक्ट होना चाहिए। ये क्यों, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस सेट टाइम आउट के अंदर मैं कितने देर का टाइम दूंगा, डिले जो भी यूज़र पास करेगा बाहर से, ठीक है। सो ये कन्फिगरेबल है। और इतने मतलब ये सेट टाइम आउट मतलब क्या, इतने देर बाद कॉल होगा, ठीक है। और मैं इसको असाइन कर लेता हूँ कॉन्स्ट सेट टाइम आउट हैंडलर, ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस पे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे रिटर्न यूज़ करूँगा। आपको पता है रिटर्न में आप फंक्शन अगर रिटर्न करोगे तो यूज़ इफेक्ट जब नेक्स्ट टाइम कॉल होगा उससे पहले पुरानी वाली चीज़ को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सेट क्लियर टाइम आउट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं ये सेट या टाइम आउट हैंडलर, इसको मैं सेट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम आउट हैंडलर पास कर दूंगा। ये बेसिकली एक आईडी रिटर्न करेगा और ये क्लियर कर देगा जब भी नेक्स्ट टाइम कॉल होगा। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेट फाइनल वैल्यू, और इस वैल्यू में मैं क्या सेट करूँगा, जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, और यहाँ पे रिटर्न टाइम आउट, और फिर मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। सो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा यूज डिबॉन्स, मेरा कस्टम हुक जो है रेडी हो गया है। अब इसको यूज़ करना बाकी है, ठीक है। तो इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। फाइल नोट में जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं अगर आप नॉर्मली नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि ऐसे भी एपीआई काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इतने बार एक कॉल नहीं हो, तो मैं पैटर्न इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। नहीं तो आप थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कस्टम हुक के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, डिमॉन्स कर रहा हूँ कि जब यूज़र टाइप कर रहा है उसके बाद जब रुक जाए और 5 और लेट्स उसके बाद जो मैं टाइम डिले पास कर रहा हूँ, लेट्स से 500 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड, तो अगर उसके बाद अगर 1 सेकेंड हो जाए तो ही वैल्यू जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इनिशलाइज करूँगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर यूज़ डिबॉन्स लिखूँगा तो वो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ बाहर, और मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर पाऊँगा। सो यूज़ डिबॉन्स, ठीक है, कॉल हो मतलब यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इस डिबॉन्स को क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली यहाँ पे पास करना है वैल्यू और डिले। सो वैल्यू मेरा कहाँ से आएगा, वैल्यू मेरा सर्च टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये सर्च टर्म रहेगा, जो भी यूज़र इधर टाइप करेगा मैं स्टेट में सेट कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ भेजूँगा। और मैं डिले दे देता हूँ 500 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब ये यूज रिस्पॉन्स कुछ मुझे रिटर्न करेगा क्या, जो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा कस्टम है तो मुझे पता है क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट फाइनल वैल्यू या फिर आप डिबाउंस्ड वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है, ये चीज़। सो मैंने इससे मिलता जुलता नाम रख लिया। और ये डिबाउंस्ड वैल्यू शुरू में क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। बट उसके बाद यूज़र अगर टाइप करता है तो जब टाइप वो कर लेगा और उसके बाद अगर इतना डिले रुकता है या डिले करता है तो ही ये वैल्यू आएगा, ठीक है। सो डिबाउंस्ड वैल्यू को मैं अब यूज़ कर सकूँगा हर जगह। सो सर्च टर्म में मैं पास कर दूँगा, यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे काम का नहीं, सेम पैटर्न मैंने कस्टम हुक में इम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पे लेट्स से टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं एंगुलर लिखूँ तो एंगुलर, लेट्स से मैं रिएक्ट लिखूँ, यहाँ पे मल्टीपल कॉल हो रहा है एंगुलर के लिए, क्वेरी एंगुलर। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर मैं अपना क्वेरी की देखूँगा तो यहाँ पे भी मुझे सेम पास करना पड़ेगा क्योंकि हर बार मेरी जो सर्च टर्म है चेंज हो रहा है, राइट। तो अब मेरा, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लेट्स से मैं इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, माई
सर्च टर्म, ठीक है, ऐसे रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये क्या रहेगा, मेरा डिबाउंस्ड वैल्यू रहेगा। सो अगर सेम वैल्यू अगर ऑलरेडी है कैशे में, सेम अगर की मेरा सेम है, तो की मेरा सेम कब रहेगा, जब मैं सेम सर्च कीवर्ड यूज़ करूँगा, तो उस केस में वो कैशे यूज़ करेगा, बार बार एपीआई कॉल नहीं करेगा, है ना। तो रिफ्रेश, अभी मैं एंगुलर टाइप करता हूँ, एंगुलर। अभी मैं अगर रिएक्ट टाइप करता हूँ तो रिएक्ट, ठीक है। आप इसका टाइम कम भी कर सकते हो, 1 सेकेंड बहुत हो गया, 8 रखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, रिएक्ट, सही है, एंगुलर, सही है, राइट। सो अभी ये सही काम कर रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्वेरी की को डायनेमिक बनाया, ताकि अगर ऑलरेडी आपने सर्च किया है सेम चीज़ को, तो और अगली बार अगर आप सेम चीज़ सर्च करो तो कैशे से उठाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ यहाँ पे, या फिर ब्लॉक करने का क्या, आप यहाँ पे इसका ये इंक्रीज़ कर दो। सो स्टेल टाइम, राइट, ये मैं कर देता हूँ इनटू 10, 10 नहीं, मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। अभी लेट्स से रिफ्रेश, अभी देखिए, अभी वो एपीआई बार बार कॉल नहीं करेगा, सेम चीज़ के लिए रिजल्ट आ गया। अगर मैं रिएक्ट करूँ तो रिएक्ट के लिए आ गया, अगर मैं फिर से एंगुलर करूँ तो एंगुलर का आ गया, और एपीआई के उस पर कॉल नहीं हुआ। सो इस क्यों, क्योंकि स्टेल टाइम ये बताता है कि आपका डेटा अभी तक आउटडेटेड हुआ है कि नहीं, या कब आउटडेटेड होगा। तो मैंने 30 सेकेंड रखा है, 30 सेकेंड के बाद अगर आप फिर से करोगे तो एपीआई कॉल होगा। तो हमने क्या देखा इस पर, क्वेरी की कैसे डायनेमिक बनाते हैं, कैसे आप यूज़ क्वेरी को एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, स्टेल टाइम, गार्बेज कलेक्शन टाइम क्या होता है, जीसी टाइम, राइट, ये सब चीज़ें। और हमने साथ ही साथ ऐसे चीज़ों में कस्टम हुक कैसे यूज़ कर सकेंगे वो भी देखा हमने। सो ये वाला पैटर्न अगर आपको समझ में नहीं आया तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे अगर यूज़र कुछ भी टाइप करता है, ठीक है, कुछ भी, या डिले तो आप ज़्यादा चेंज नहीं करोगे, एक ही बार रखोगे, लेकिन वैल्यू बार बार चेंज करोगे। और वैल्यू मैं क्या पास कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा सर्च टर्म जो मेरा स्टेट से आ रहा है, राइट। और ये जितनी बार चेंज होगा उतने बार यूज़ इफेक्ट आपका बार बार कॉल होगा। और यूज़ इफेक्ट अगर बार बार कॉल होगा तो ये टाइम आउट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, और ये टाइम आउट क्लियर होता रहेगा। लेकिन जब यूज़र रुक जाएगा, यानी वैल्यू अब चेंज नहीं हो रहा, तो आपका यूज़ इफेक्ट एक लास्ट टाइम रन करेगा। उस केस में आपका टाइम आउट हैंडलर कंप्लीट हो जाएगा, सेट टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा, और आपका स्टेट सेट हो जाएगा। लेकिन बार बार यूज़र टाइप कर रहा है, मतलब बार बार यूज़र इफेक्ट कॉल होगा, और बार बार टाइमर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। तो जब भी टाइमर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब वो फाइनल वैल्यू है। यानी कि जब भी यहाँ पे यूज़र टाइप करते करते रुका, यानी उसके बाद यूज़र इफेक्ट रन होना बंद हुआ, तब ये टाइमर पक्का कंप्लीट होगा, और सेट फाइनल वैल्यू स्टेट को सेट कर देगा, यानी वैल्यू को। और यही चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।